Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 24 दिसंबर एंड डे है फ्राइडे। सबसे पहली बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की या फिर 2-3 और न्यूज़पेपर्स की मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने अपलोड कर देता हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा एक सेकंड चैनल भी है, क्योंकि सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आता है, तो आप उस पर जाके जो मैंने अदर वीडियोज़ डाल रखे हैं वो भी आप चैनल देख सकते हैं। नाउ एक डाउट था कमेंट सेक्शन के अंदर, काफ़ी अच्छा डाउट था, शायद मैंने कल की वीडियो में मुझे बताना चाहिए था खुद भी ये डाउट। स्पेक्ट्रम और आपकी सैटेलाइट बेस्ड जो सर्विसेज थी, जो मैंने आपको कल मेंशन किया था एक न्यूज़ के अंदर, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेक्ट्रम, और मैं एक बार लिख लेता हूँ, स्पेक्ट्रम के लिए SPC और सैटेलाइट के लिए SATs। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम रिलेटेड होता है आपके जो कॉलिंग वाला सिस्टम होता है उससे रिलेटेड, कि आपका जो 4G बेस्ड या फिर 5G बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं वो सब स्पेक्ट्रम से अब आने लगी हैं, बट वो आती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और वो बहुत ही कम उसमें आती हैं। कि जैसे आपने एक फीचर सुना होगा वाईफाई कॉलिंग, तो वाईफाई कॉलिंग में क्या हुआ है कि कॉलिंग और नेट बेस्ड सर्विसेज को मिला दिया गया है, तो वो स्पेक्ट्रम बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंदर आता है। बट जो नॉर्मली स्पेक्ट्रम का काम मेन होता है वो कॉलिंग से रिलेटेड होता है यहाँ पर, और जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज होता है इसका मेन काम ब्रॉडबैंड से रिलेटेड होता है। बट मैं आपको बताऊँ, ब्रॉडबैंड का काम सैटेलाइट ही करती है ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ आसपास तो सैटेलाइट करती ही नहीं है। हमारे आसपास तो फाइबर बेस्ड नेटवर्क चलते हैं, जो आपके वाईफाई लगे हुए हैं इधर उधर, तो वो फाइबर बेस पे ही लगे हुए हैं सारे। अगर आपका इनफैक्ट वो भी है, फ़ोन में भी डेटा है मोबाइल डेटा वाला, तो वो भी आपको फाइबर के थ्रू ही मिलता है। मतलब आपके एरिया में आसपास कहीं पे एयरटेल का या जियो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एक ओपन सोर्स फाइबर लगा होगा। ओपन सोर्स फाइबर से क्या होता है कि फिर वो वहाँ से आपका फ़ोन जो है इंटरनेट के मतलब पैकेट्स को ड्रॉ कर रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे क्या होता है कि सैटेलाइट में जो इंटरनेट चलता है वो पैकेट्स में नहीं चलता है, बट अगर आप फाइबर में देखेंगे तो फाइबर में पैकेट्स में चलता है। तो ये पैकेट्स क्या हैं, ये सब मुझे भी थोड़ी इसकी नॉलेज कम है, और ये सब थोड़ी टेक्निकल आस्पेक्ट है आपके इस फील्ड से रिलेटेड। तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं और आगे वाली आज की न्यूज़ पे चलते हैं ना। मैंने सारे नोट्स के बना रखे होते हैं, न्यूज़ जो मैं कवर करता हूँ सारी, तो अगर ये आपको नोट्स भी चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। मैंने इसके ऊपर पेजेस भी मेंशन आज कर दिए। नाउ डोंट ड्रॉप गार्ड, सेंड सेंट्रल टीम्स टू स्टेट। बेसिकली कल PM ने स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपको अभी अपना गार्ड यानी अपनी प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस को बंद नहीं करना चाहिए, और जो कोविड से रिलेटेड आपको सारे प्रोटोकॉल से वो फॉलो करते रहने चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के टोटल केसेस 350 से भी ऊपर चले गए हैं। और सेंड सेंट्रल टीम्स टू स्टेट्स का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट्स जहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि पुअर वैक्सीनेशन कवरेज एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ स्टेट्स के अंदर, तो वो फिर उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है उन स्टेट्स को, तो वो कर देनी चाहिए, यानी सेंटर को सेंड। तो ये हो गया यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर आपके बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब तो मेनली आता ही है कोविड से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं मेडिसिन वगैरह वो सब इसके अंदर आती हैं। और अगर एक फन फैक्ट वाली बात बताऊँ तो इसके अंदर जो डॉक्टर्स, नर्सेज और आपका जो मेडिकल स्टाफ बेसिकली होता है पूरा, वो भी इसी के अंदर ही आता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नाउ आगे चलते हैं। FMCG कंपनीज प्लान्स फॉर कंटिजेंसीज एज कर्ब्स लोन लूम। बेसिकली इस न्यूज़ के अंदर ये बताया गया है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ओमिक्रॉन आ सकता है फ्यूचर के अंदर, FMCG कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को या फिर किसी भी एस्पेक्ट को अपने बिजनेस के रोक नहीं रही हैं, वो कंटिजेंसीज के लिए प्लानिंग कर रही हैं। बट साथ में ही मतलब प्लानिंग में एक एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि वो अपनी प्रोडक्शन को ही कम कर दें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर वो अपना बैलेंस हो जाएगा। बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पर सप्लाई को उतना ही रख रहे हैं। हालांकि उसके अलावा जो मेजर्स होते हैं, जैसे कि क्या, कि यहाँ पर इंश्योरिंग एडिक्वेट इन्वेंट्री एंड प्लांट्स एंड स्टॉक सप्लाईज, मतलब वो ये है कि प्लांट्स के लेवल पर, यानी कि जो बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी पूरा मेंटेन्ड है, जो इन्वेंट्री की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड स्टॉक सप्लाईज का मीनिंग ये है कि जो चीज़ें बन चुकी हैं और इनके गोडाउंस वगैरह में पड़ी हुई हैं और इनको बेचनी है। FMCG के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री टर्न करती रहती है। इन्वेंट्री टर्न करने का मीनिंग ये है कि अगर एक बार मतलब एक साल के अंदर कितनी बार रॉ मटेरियल आता है और कितनी बार वो बिक जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बारी ये साइकिल चले तो कंपनी बड़ी हो या कंपनी अच्छी हो, बट एफएमसीजी कंपनीज़ के अंदर ये रहता है कि अगर आईटीआर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे साल यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे इसके अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं, तो अब मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको। अच्छा, मारिको हो सकता है आपको ना पता हो, तो पैराशूट जो इनका ऑयल, पैराशूट ऑयल है वो इन्हीं का है, आईटीसी, पार्ले एट्सेट्रा। तो ये सब कंपनीज हैं कुछ ना। वो इसके अलावा जो मैं कह रहा था, जो उन्होंने प्रिपरेशन की हुई है वो ये है यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर, सेफ गार्ड्स एट मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स एज वेल। मतलब इन्होंने कोविड रिलेटेड सेफ गार्ड सारे ले रखे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर। तो वही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह यहाँ पर हैं प्रॉपर मेंटेन्ड, और कोविड वाला पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं इससे। तो ये हमने देख लिया पूरा। रिजर्व बैंक एक्सटेंड्स कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन। तो ये हमने थोड़े दिनों पहले भी और कल भी न्यूज़ के अंदर देखा था कि आरबीआई ने अपनी एक नई स्कीम निकाली है कि अगर आप एक कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के कार्ड्स होते हैं आजकल तो रुपए वाले, जो उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको टोकन में कन्वर्ट कराना होगा वो कार्ड, और सारे ट्रांजेक्शन आपके टोकन बेस पे ही हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आरबीआई ने पहले डेडलाइन रखी थी, जो मैंने पहले पॉइंट के अंदर लिखा है 1 जैन 2022। तो अभी 1 जैन को ही डेडलाइन थी, और एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने और एचडीएफसी बैंक ने भी अपने डेडलाइंस के लिए, मतलब जो 1 जनवरी वाली है उसके लिए कंज्यूमर्स को भी बोलना स्टार्ट कर दिया था कॉलिंग पे और मैसेजेस के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे क्या किया आरबीआई ने, 6 मंथ से इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग बोल रहे थे, काफ़ी सारे बैंक्स, आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये सब लोग बोल रहे थे कि हमें एक्सटेंड करवानी, मतलब आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, हमारे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, अभी हम कैसे कर पाएंगे, और न्यू ईयर का टाइम है तो लोगों की छुट्टी है तो लोग घूमने गए हुए हैं, मतलब वो सब रीज़न थे मेनली। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने से। तो अब 30 जून डेडलाइन है, और 1 जुलाई से वापस स्टार्ट हो जाएगा टोकनाइजेशन। तो ये हो गया यहाँ पर इंडस्ट्री सॉट मोर टाइम टू कंप्लाई। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इंडस्ट्री यानी कि बैंक्स ने ज़्यादा टाइम मांगा कंप्लाई करने के लिए इस रूल्स से। तो अगर आपको कोई भी डाउट अभी तक की न्यूज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। हम आगे चलते हैं। इंडाइसिस गेन फॉर थर्ड डे, निफ्टी रिक्लेम्स 17,000। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आपके लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं। मंडे को बेसिकली ये कम हुए थे, और जो पिछला वीक का क्लोजिंग था, मतलब पिछली वीक के अंदर अंदर 4% से फेल कर गए थे, और मंडे को भी फेल करे थे। उसके बाद ट्यूसडे को बढ़े, वेडनेसडे को बढ़े, थर्सडे को भी बढ़े। तो आज देखते हैं आज क्या होता है। अब यहाँ पर थर्सडे की रिपोर्ट्स हैं सारी। तो थर्सडे को क्लोजिंग रहा 17,072 निफ्टी का, एंड सेंसेक्स का 57,315, ये आपके सामने है। तो यही है कि यहाँ पर 17,000 के लेवल्स क्रॉस कर गए निफ्टी, जो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। पोटेंशियल ओमिक्रॉन वोज सीम कूल्ड ऑफ। मतलब वो ये कि यहाँ पर ओमिक्रॉन के वोज टेम्परेरी पीरियड के लिए कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। वोज का मीनिंग होता है बुरी चीज़ें जो हो सकती है, आशंका बोलते हैं इसको, मतलब प्रॉपर हिंदी में। तो ये हो गया यहाँ पर। वी आर सीइंग शॉर्ट टर्म बाउंस। मतलब वो ये कि कुछ, ये कौन बोल रहे हैं, ये एक सीईओ हैं, एक अवेंडस कैपिटल करके एक कंपनी है, उसके सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी थी। मैंने वहाँ पे पूरा ये सब नहीं लिखा है कि कौन बोल रहे हैं, बट मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, वी आर सीइंग शॉर्ट टर्म बाउंस। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि टेम्पररी बाउंस है यहाँ पर, और फ्यूचर के अंदर ये वापस से करेक्ट कर सकता है। और मार्केट के अंदर करेक्ट करने का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। मार्केट के अंदर करेक्ट करने का मीनिंग होता है शेयर प्राइसेस का फेल करना, इंडाइसिस का फेल होना, वो सब होता है ना। हम आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आरबीआई टर्न्ड नेट सेलर ऑफ डॉलर्स इन अक्टूबर टू डिफेंड रुपी। ये आर ही मतलब यहाँ पर रुपी है। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया है कि आरबीआई जो होता है वो बहुत सारी करेंसीज जो फॉरेन कंट्रीज़ की होती है उसको होल्ड करता है। क्यों करता है? ताकि वो उनको थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सके, और हो सके तो अपने रुपी को रेगुलेट कर सके। मेन पर्पस उसका यही होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मान लेते हैं डॉलर्स, अगर मान लेते हैं आरबीआई के पास नहीं है, तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कल को अगर मान लेते हैं कुछ चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट होने लग गई, जो कि मान लेते हैं कैपिटलिस्ट लोग, जो बहुत ही वेल्दी लोग हैं, मान लेते हैं अंबानी या टाटास, कुछ इंपोर्ट कराने लग गए वहाँ से बहुत ही महंगी चीज़, तो उसमें क्या होगा, रुपी का रेट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। तो रुपी बहुत वीकन हो जाएगा, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी को उसमें सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन आरबीआई करता ही है हर चीज़ के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंस के अंदर, तो यहाँ पर भी करता है। तो यहाँ पर उन्होंने, अगर मैं एक बार आपको लास्ट फिगर बताऊँ, सेकंड लास्ट पॉइंट पे आप देखेंगे, नेट सेल्स हुई $100 मिलियन
कि इन रुपीज़ मतलब डॉलर्स। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर नेट है, ये नेट सेल्स मतलब परचेज माइनस सेल्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो परचेज हुई यहाँ पर 7.75 बिलियन डॉलर्स की और सेल हुई 7.85 बिलियन डॉलर्स की, जब जाके नेट में सेलर बनाए। तो यहाँ पे जो नेट सेलर बनाए, आरबीआई टर्न्ड नेट सेलर, तो ये इसमें है कि यहाँ पर अक्टूबर का हमने डेटा निकाला, अक्टूबर के अंदर जितना बाय हुआ था और जितना सेल हुआ था उसको कंपेयर करके नेट सेलर निकल रहा है आरबीआई के लिए। अब इससे होगा कैसे, कंट्रोल कैसे होगा प्राइस? जैसे आरबीआई ने अपने डॉलर सेल किए, अब आरबीआई ने डॉलर सेल किए, उसको डॉलर के अगेंस्ट में क्या मिला, रुपीज़ मिले। अभी उसको हम बाद में देखेंगे। उसमें क्या हुआ, सप्लाई ऑफ डॉलर राइजेस। सप्लाई ऑफ डॉलर राइजेस का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर डॉलर्स मार्केट के अंदर बढ़ गए, क्योंकि जो भी सेल होगा वो मार्केट के अंदर होगा। तो मार्केट के अंदर सेल हुआ तो वो डॉलर के सप्लाई जो है बढ़ गया। जिस भी चीज़ का सप्लाई बढ़ता है तो उसका प्राइस कम हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो यही होता है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं पार्ले जी का बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गया, तो वो क्या करेंगे, अपना 10 रुपये को 8 रुपये कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए फटाफट और उनका स्टॉक का लॉस ना हो, क्योंकि ख़राब हो सकता है। तो वो सब रीजंस की वजह से सप्लाई जब बढ़ती है तो यहाँ पर प्राइस इसको वीकन करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से प्राइस वीक हो गया और यहाँ पर डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट रहता है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया यहाँ पर। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड के अंदर कि हमने जब डॉलर को सेल किया तब हमें रुपी मिले, तो रुपी की भी तो सप्लाई एक तरीके से बढ़ सकती है यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया पहली बात तो। दूसरी बात, इसका आंसर क्या है, बेसिकली अगर आप डॉलर्स बेच रहे हैं तो वो मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, बट अगर आपके पास जब आप डॉलर्स बेच के रुपीज़ आ रहे हैं आपके पास, तो वो मार्केट के अंदर नहीं आ रहे। वो रुपीज़ का जो पूरा अमाउंट है वो आरबीआई के पास ही पड़ा हुआ है अभी तक। वो अगर किसी फॉर्म में, अगर मान लेते हैं कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देता है या फिर किसी और अथॉरिटी को लोन देता है, गवर्नमेंट को लोन देता है या किसी और फॉर्म में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, तब वो इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर वो आएंगे इंडिया के, तब वो इम्पैक्ट डालेंगे रुपीज़ के ऊपर। बट इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि सिर्फ आरबीआई के पास वो पैसा बढ़ा है, इससे हो गया। नाउ ये जो नेट सेलर वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार हुआ है 10 मंथ्स के अंदर, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि जो आरबीआई है वो नेट में सेलर निकल के आया है। हर बार कुछ ना कुछ बाय, हर बार कुछ ना कुछ सेल तो होता ही है, बट नेट में बायर ही निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा, बाकी मैंने ये जो आपको बताया ये स्पॉट मार्केट का था। स्पॉट मार्केट मतलब आपने अभी की अभी ट्रांजैक्शन कर ली, पूरी ट्रांजैक्शन अभी ख़त्म हो चुकी है। जैसे आपके मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपके घर के आसपास ये जो आप करते हैं वो स्पॉट ट्रांजैक्शन ही होते हैं, फॉरवर्ड काफ़ी कम होते हैं। बट फॉरवर्ड क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है फॉरवर्ड का मीनिंग। वैसे तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप आज के प्राइस के ऊपर फ्यूचर में सेल करेंगे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि मान लेते हैं आज का प्राइस चल रहा है डॉलर्स का 75, फ्यूचर के अंदर क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आपने क्या बोला कि मैं 75 पर ही आपको डॉलर को सेल करूँगा, बट आज नहीं करूँगा, आज से 2 साल बाद करूँगा फॉर एग्जांपल। तो 75 का जो प्राइस है वो उस प्राइस के ऊपर आप फ्यूचर में डील करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी फॉरवर्ड है। तो वही है कि यहाँ पर आरबीआई ने 500 मिलियन डॉलर्स को फॉरवर्ड मार्केट के अंदर भी सेल किया है। अब किस प्राइस के ऊपर किया है, कैसे किया है, कितने टर्म के लिए किया है, तो वो सब अभी इतना डिस्क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पर। now आगे चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। इंडियन इक्विटीज़ एट ग्रेटर रिस्क फॉर फ्रॉम एफईडीज रेट मूव। तो बेसिकली एफईडी का मीनिंग है यहाँ पर यूएस का फेडरल रिजर्व जो है, यहाँ पर इंडियन इक्विटीज़ ग्रेटर रिस्क पर हैं इनके मूव से। तो इनका मूव क्या है ये पहले ये समझते हैं। इनका मूव ये है, पहले तो सॉरी, पहले किसका मूव है यहाँ पर, पहले है यूएस के फेडरल रिजर्व का मूव। इसको लेमैन लैंग्वेज के अंदर आप यूएस का आरबीआई भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने, इनका मूव क्या है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक वगैरह के अंदर अपना पैसा डालेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर लोन वगैरह कम लोग लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। जो लोग कहीं और से फंड अरेंज कर सकते हैं वो कहीं और से ही फंड अरेंज कर लेंगे, बैंक से पैसा नहीं लेंगे। और बैंक से पैसा लेना और कहीं और से पैसा लेना इकोनॉमी के लिए एक बात नहीं होती है। अगर बैंक कोई पैसा लोन में देता है, मैं आपको थोड़ी सी एक चेंज समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा। अगर बैंक किसी पर्सन को पैसा देता है एक इकोनॉमी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जा कर के वापस से बैंक में जमा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वही वाला बैंक हो, ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन जमा कराए। जैसे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं बैंक ने मुझे लोन दिया, मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी का जो ओनर है हो सकता है वो अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करा दे।
और हो सकता है गाड़ी का जो ओनर है या जो भी शोरूम का ओनर है वो आगे कुछ खरीदे, अपने खुद के घर के लिए कुछ खरीदे, तो वो जो पर्सन है वो आगे जाके बैंक में जमा करा देगा। इसी तरीके से पूरी चेन चलती रहती है और कहीं ना कहीं जाकर ये पूरा पैसा वापस से बैंक में पहुंच जाता है। फिर बैंक इसी पैसे को, जिसको उसने एक बारी मुझे लोन पर दे रखा है, उसी पैसे को वापस से लोन पे देगा। तो एक पैसा बैंक एक बार लोन पे नहीं देता है, एक पैसा बैंक बहुत बार लोन पे देता है। जितनी बार लोन पे देता है उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो हम कभी और देख लेंगे, बट ये लॉजिक अपने आप में आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ये होती है चीज़ें। अब यहाँ पर हुआ क्या कि बेसिकली पूरे मार्केट के अंदर जो है पैसे की कमी हो जाएगी यूएस के अंदर, एक प्रपोर्शन से। कमी होने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी, बट हाँ, एक प्रपोर्शन से पैसा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रपोर्शन से पैसा कम होगा तो इंडियन इक्विटी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर यूएस में बहुत सारे फंड ऐसे बन गए हैं जिसके अंदर इंडियन इक्विटी के अंदर, इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसकी वजह से इंडियन इक्विटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यूएस के पास खुद के फंड्स उनके जो है उनके पास पैसा नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो इंडियन इक्विटीज़ के अंदर कम पैसा डाल पाएंगे। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर लॉजिक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। Now at 1.19 lakh करोड़ in 2021, IPO बाउंटी ब्रेक्स ऑल पास्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने पूरी फिगर लिख रखी है 1.1 लाख करोड़ की जो है। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है कि IPO का जो पूरा बास्केट आप कह सकते हैं, IPO की जो पूरी बास्केट है उसने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा IPOs इस साल में आए हैं, और इससे पहले जो IPO का लास्ट रिकॉर्ड था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर, उससे लगभग डबल हो चुका है अमाउंट जो रेज़ हुआ है पब्लिक मार्केट से। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर 2017 के अंदर 68,827 करोड़ रुपीज़ रेज़ हुए थे। डबल से तो 20,000 करोड़ के आसपास कम है यहाँ पर, बट हाँ, डबल के आसपास आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से है पूरा ना। काफ़ी सारे लोगों ने अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो स्टेटमेंट दी है, और उनका क्रक्स यही निकलता है, मतलब क्रक्स भी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्रक्स भी उसमें निकाल के लिखा हुआ था। वाटरशेड, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है 2021, नॉट एन आउटलायर। अब ये दोनों क्या होते हैं? आउटलायर तो वो होता है जो एक तुक्के की वाली बात होती है कि आपके मतलब एक तुक्के वाला हो गया, एक ही बार हो गया और बार बार नहीं होगा। जैसे आपकी लॉटरी निकल गई फॉर एग्जांपल, लॉटरी बार बार नहीं निकलती है, तो वो एक आउटलायर मूवमेंट होता है। तो ये आउटलायर मूवमेंट नहीं है कि 2021 के अंदर मतलब एक तुक्के से इतने सारे IPOs आ गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। ये वैसा नहीं है तो कैसा है, ये कैसा है, वाटर शेड मूवमेंट जैसा। वाटर शेड बेसिकली एक इसका एक ईडियम की फॉर्म में आप इसको मान सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट को सिग्निफाई करता है। हालांकि वाटर शेड का एक लिटरल मीनिंग भी होता है, क्योंकि ये दो रिवर्स के बीच में लगाया जाता है अगर दो रिवर्स कहीं पे मिल रही होती है, बट वो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें नहीं जाते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है बेसिकली 2021। ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो बोल रहे हैं न्यूज़ के अंदर। तो हमने देख लिया यहाँ पर परपेचुअल बॉन्ड्स बैक इन फेवर, PSP रेज ओवर 24,000 करोड़ इन 3 मंथ्स। तो परपेचुअल बॉन्ड्स बहुत ही बेसिक बात है। इसके अंदर क्या है कि आपको एक अमाउंट आपको बॉन्ड की फॉर्म में देना है, लोन की फॉर्म में देना है, और आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक। तो लाइफ टाइम तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। अच्छा, लाइफ टाइम तो मतलब बोलने की बात होती है, यहाँ पे ऐसा होता है जनरली कि आपको रिटायरमेंट तक या 60 ईयर्स तक मिलता रहेगा। इस तरीके से कुछ लिमिट होती है बहुत बड़ी, तो इसको हम परपेचुअल बॉन्ड्स बोल देते हैं। परपेचुइटी का मीनिंग ही होता है फॉर एवर। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर। PSB आपको पता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेज ओवर रेज ओवर 24,000 करोड़ इन 2 मंथ्स, इन 3 मंथ्स। तो बेसिकली यहाँ पर PSB जो है उन्होंने परपेचुअल बॉन्ड्स की हेल्प से 24,000 करोड़ पिछले 3 महीनों के अंदर रेज किए हैं। ये इस पूरी न्यूज़ के अंदर है यहाँ पर। तो 81 बॉन्ड्स ऐसे ही एक परपेचुअल बॉन्ड्स का एग्जाम्पल है, जिसकी वैसे फुल फॉर्म होती है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। तो ये टीयर 1 बॉन्ड्स हैं, मतलब बहुत ही सेफ हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा कम मिल रहा होगा। बट परपेचुअल बॉन्ड्स हैं तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। हैव हैड एन इवेंटफुल फन, मतलब वो ये रन, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये इशू हुए हैं। तो वो तो हम वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि 24,000 करोड़ के इशूज़ हुए हैं यहाँ पर। और PSB जो थे कुछ जो इन्होंने मेनली इशू किए हैं वो हैं SBI और UBI। SBI तो आपको पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड UBI का मीनिंग होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमने देख लिया पूरा। नाउ मेड प्लस लिस्ट्स ओवर 30% गेन ओवर इशू प्राइस। तो यहाँ पर IPO प्राइस इनका था 796 रुपीज़, ओपन हुआ ये 30% अप 1,040 रुपीज़ के आसपास। क्लोजिंग प्राइस मैंने लिखा नहीं है, बट 1,200 के आसपास यहाँ पर है।
तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर ना, ये बहुत ही छोटी बात थी। अगर आपको गेन जो होता है आईपीओ में कैसे गेन कैलकुलेट होता है, तो वो बहुत ही बेसिक फिगर है कि यहाँ पर 800 रुपीज़ के आसपास ये लगभग है और 1040 के आसपास ओपनिंग हुई है। तो इसी को ही बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम आईपीओ का गेन बोलते हैं, और वैसे इसको लिस्टिंग गेन बोला जाता है। तो ये हमने देख लिया। HSBC सेट टू अक्वायर L&T म्यूचुअल फंड फॉर 425 मिलियन। तो मैंने आपको बताया अब कि L&T का जो बिज़नेस है वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर है। L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो। ये मेनली कोर बिजनेस के अंदर है और आईटी बिजनेस के अंदर भी इन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड किया है। तो L&T की एक कंपनी है, L&T ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। L&T उन ग्रुप में से कंपनी है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखा है। इसका पूरा एक बिजनेस है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस होता है उसके अंदर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती है और एक कंपनी होती है AMC नाम से, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड्स बनाती है, यानी कि वो फंड रेज करती है, और जो लोग पैसा डालते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही डालते हैं। पर म्यूचुअल फंड अपने नाम के अंदर या म्यूचुअल फंड कंपनी के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। वो सारे असेट्स को, या मतलब एक प्रपोर्शन ऑफ असेट्स को असेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है, और असेट मैनेजमेंट ट्रांसफ़र जो मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जो होती है वो उसके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या हुआ है कि L&T का जो म्यूचुअल फंड है, मतलब जो AMC से अलग सिर्फ म्यूचुअल फंड वाला जो पार्ट है, वो HSBC बैंक अक्वायर कर रहा है $425 मिलियन के लिए। और मैं आपको एक और, मैंने ये पूरा क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट के अंदर देखेंगे आप, अर्लियर सुंदम फाइनेंस पेड 338 करोड़। तो ये किस लिए पे हुए हैं? ये AMC अक्वायर करने के लिए। तो सुंदरम फाइनेंस ने भी आपकी जो AMC है HDFC की, उसको L&T की, उसको अक्वायर कर लिया है 338 करोड़ के अंदर। तो इस तरीके से पूरा, यानी कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का जो है दोनों चीज़ें अब बिक चुकी हैं, आपका AMC भी और म्यूचुअल फंड भी। तो इस तरीके से यहाँ पर ना इंडिगो EGM कॉल्स सिग्नल्स ट्रूस अमंग प्रमोटर्स। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इंडिगो जो इंडिया का लार्जेस्ट एविएशन रिटेलर है, तो इसके जो प्रमोटर्स हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। डिस्प्यूट किस चीज़ के ऊपर है वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया हुआ न्यूज़ के अंदर। बाकी अभी के लिए जो अभी करंट न्यूज़ है वो ये है कि मीटिंग एक बुलाई गई है December 30 को, कुछ चेंजेस करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी की एक तरीके से रूल बुक होती है। इसके अंदर सब कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या क्या पॉलिसी फॉलो करेगी अकाउंटिंग के अंदर, वैसे मैनेजमेंट के अंदर, ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर रहेंगी, मैनेजमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगी, ओनर कब कब अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं, प्रमोटर्स। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसके अंदर ही कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। इसके लिए December 30 को यहाँ पर मीटिंग है। बाकी इसके अलावा राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ये इनके प्रमोटर्स हैं अब इंडिगो के। तो इंडिगो ये जो प्रमोटर्स हैं इन दोनों के बीच में एक फ्यूड चल रहा है। फ्यूड आपको पता ही होगा, छोटी फाइट या फिर छोटा डिबेट या टसल टाइप का बोल सकते हैं। तो वो 2019 से ही इनके बीच में चल रहा है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अगर इसके ऊपर आता है कि किस चीज़ के ऊपर ये डिबेट था, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी इन्फॉर्म कर दूंगा। नाउ 11 पेज के ऊपर चलेंगे। बैंक्स टोल्ड टू शेयर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज। बेसिकली ये मोराटोरियम से रिलेटेड बात की गई है। RBI ने कल बोला है, RBI ने भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने बोला है कि अभी हमने जो मोराटोरियम की बात आपसे की थी, मोराटोरियम मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, बट एक बार मैं वापस से देख लूँगा। बट मोराटोरियम के अंदर एक जो पार्ट होता है, जब आपको पेमेंट नहीं करनी होती अपने लोन की, तो उस टाइम पे जो आपको जो लोन की पेमेंट वैसे करनी होती, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्यूचर पेमेंट्स के अंदर, वो कैसे आप कैलकुलेट करें, कैसे बैंक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका पूरा एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी उनको दिखानी पड़ेगी। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर है ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड March to August 2020। तो वो ये कि इस पीरियड के बीच में ये न्यूज़ मेंशन कर रही है, क्या मेंशन कर रही है कि इनको शेयर करना पड़ेगा बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पर, INT वाला। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो यहाँ पर लग रहा था जिस टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है उस अमाउंट के ऊपर, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर कैसे होता है मोरेटोरियम, कैसे वर्क करता है और इंटरेस्ट कैसे लगता है इंटरेस्ट के ऊपर। नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया है लोन 1000 रुपीज़ का, और इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली। एक साल के अंदर ही पूरी पेमेंट होने वाली थी। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने हर महीने 1000 रुपीज़ की पेमेंट होने वाली थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जैन से लेकर फेब तक उन्होंने पेमेंट की, 2 बार पेमेंट की।
बट मार्च से में वो पेमेंट नहीं कर पाए। अगले 7 महीनों के लिए उसने मोराटोरियम ले लिया। मोराटोरियम का मीनिंग हुआ एक छुट्टी ले ली पेमेंट से, यानी कि पेमेंट अब मैं नहीं करूँगा, अब आपका जो भी इसमें बीच में इंटरेस्ट बने वो मैं आपको आगे देता रहूँगा। यानी कि ये 7 महीने मुझको छोड़ दो, 8वें महीने से मैं आपको वैसे भी पेमेंट करने ही वाला था, और पूरे जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं 7 महीने और पेमेंट कर दूंगा मेरे पहले वाले पैसे के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो 7 महीने बीच में रह गए वो छोड़ देते हैं, उसके आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेमेंट करेगा 1,000 रुपये की। तो अभी के आपके मतलब आपके हिसाब से 5,000 रुपीज़ की पेमेंट हो चुकी है, 15,000 रुपीज़ बचे हैं जिसके लिए आपके, सॉरी 7,000 रुपीज़ बचे हैं जिसके लिए 7 मंथ्स आगे पेमेंट होनी चाहिए। बट होगा क्या कि यहाँ पर मार्च से लेकर अगले जनवरी तक जब पहली पेमेंट होगी, जिसके बीच में 7 मंथ्स आने चाहिए, तो सॉरी 9 मंथ्स आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 2 महीने पेमेंट भी हुई है। तो ये जो बीच में टाइम पीरियड रहता है बेसिकली, इसके पीरियड के लिए भी तो इंटरेस्ट लगेगा, और ये एक्चुअली में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मार्च वाली पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है। तो ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, उसकी एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी मांगी है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो इस तरीके से पूरी न्यूज़ है। अगर आपको मोराटोरियम समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं कल की वीडियो में या फिर कल एक छोटी सी वीडियो बना के आपको वैसे ही बता दूंगा। नाउ जुलाई नवंबर सीज फॉल इन नंबर ऑफ जॉबलेस हाउस होल्ड। तो ये इकोनॉमी के माइक्रो पर्सपेक्टिव से रिलेटेड न्यूज़ है, सॉरी मैक्रो पर्सपेक्टिव से रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अंदर ये बताया गया हाउस होल्ड्स के अंदर 1% अर्नर है जो, वो मतलब ऐसे हाउस होल्ड जिसके अंदर 1% जो अर्न करता था वो डिक्लाइन हो गए हैं, 7.8% पर आ गए हैं। मतलब 2020 के अंदर डिक्लाइन हो गए थे, अभी थोड़े वापस से स्टेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी 7.8% चल रहे हैं नवंबर 2021 के अंदर, अगेंस्ट 6% प्री पैंडमिक। तो पहले 6% पर ही थे। और बाकी मोर देन वन अर्निंग मेंबर जिन फैमिलीज़ के अंदर हैं, वो फैमिलीज़ फेल कर गई हैं 24% पर। ये 24% बढ़ के नहीं पहुंचा है, ये फेल करके पहुंचा है, मतलब इससे ज़्यादा था पहले। तो ये यहाँ पर हमने पूरा ये, अच्छा दोनों न्यूज़ थी इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा जो हम बेसिक आर्टिकल्स कवर करते हैं वही सब के सारे, तो हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लिया होगा आपने, मैंने इतनी बार प्रमोट कर दिया। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।